Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the process of oral presentation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मौखिक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया। यानी कि अगर आप मौखिक प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, इसके बारे में हम एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मौखिक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में अनेक बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं से गुजरने के बाद ही मौखिक प्रस्तुतिकरण को पूर्ण किया जा सकता है। इसी वजह से इन बिंदुओं को अध्ययन करना हमें अत्यंत आवश्यक रहता है। मर्फी, हिल्डरब्रांड और थॉमस, इन पर्टिकुलर पर्सन्स ने टोटल 7 पॉइंट्स को डिफाइन किया है, जिनके बेसिस पर मौखिक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहला है इसके अंदर उद्देश्य निर्धारण। यानी कि सबसे पहले तो यू हैव टू डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य क्या है। क्या ये उद्देश्य सूचना देना है? क्या ये उद्देश्य मनोरंजन करना है? क्या ये उद्देश्य प्रोत्साहित करना है? क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि जब आपका उद्देश्य आपको पता होता है उसके अनुसार ही आप अपने प्रस्तुतिकरण की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इसी वजह से सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य को निर्धारित किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले स्टेप की बात करते हैं। दूसरा बिंदु रहता है, दूसरा कदम रहता है इसमें श्रोता विश्लेषण, यानी कि ऑडियंस एनालिसिस। एक बार आप उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हो, उसके बाद आपको अपने ऑडियंस के बारे में भी तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये वो ऑडियंस है जिनके सामने आप अपना प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हो। तो आपको अपने श्रोताओं की पहचान होनी चाहिए, उसके परिवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। श्रोताओं की औसत आयु क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके पूर्वाग्रह क्या है, उनके दुराग्रह क्या है, प्रस्तुतिकरण में वो क्यों उपस्थित हो रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे उनकी। इन सबको जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रस्तुतिकरण के विषय को निर्धारित करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार का चुनाव, इन सिलेक्शन ऑफ द मेन थॉट ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया का तीसरा कदम प्रस्तुतिकरण के मुख्य विचार या मुख्य अवधारणा का चयन करना है। जो विशेष बात श्रोताओं के साथ आपको करनी है उसे आपको पहले ही निर्धारित कर लेना है। वो कौन कौन से मेन थॉट्स होंगे जिन्हें आप अपने श्रोताओं के साथ में शेयर करना चाहेंगे, ये आपको सबसे पहले सोच लेने चाहिए। प्रस्तुतिकरण देने से पहले ही वो सारे विचार आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि जब आप अपना प्रस्तुतिकरण दें तो उस समय उन विचारों को सहजता से प्रस्तुत कर सकें। अगला स्टेप है इसके अंदर विषय अन्वेषण। यानी कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन फॉलो कर रहे हैं तो मुख्य विचार के चुनाव के बाद यह आवश्यक है कि मुख्य विचार से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों तथा अन्य सूचना का संग्रह किया जाए। इस प्रकार विषय अन्वेषण से प्रस्तुतकर्ता के मस्तिष्क में कुछ नए विचार भी जुड़ सकते हैं जो प्रस्तुतिकरण के समय उनकी सहायता करेंगे। यह विषय अन्वेषण का कार्य प्रस्तुतिकरण के समय से ठीक पहले तक चलते रहना चाहिए। यानी कि आपके पास प्रॉपर्ली एक स्टडी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की, क्योंकि मुख्य विचार तो आपने चुन लिए हैं। अब जो मुख्य विचार आपने चुने हैं, जो आपको अपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने हैं, उनके अंदर क्या क्या तथ्य, क्या क्या आंकड़े और क्या क्या सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए आपके द्वारा, उनको भी तो आपको संग्रह करना है। तो इसके लिए आप प्रॉपर रिसर्च करिए प्रस्तुतिकरण से पहले, और रिसर्च करके उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, उसको एकत्रित करिए, उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। जिससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क में नए नए विचार भी जुड़ते चले जाएंगे, और जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे होंगे तो उस समय ये विचार आपको अपने विषय प्रस्तुत करने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और यह जो विषय अन्वेषण का कार्य है वो आपको तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि आप प्रस्तुतिकरण के लिए प्रस्तुत नहीं हो जाते हैं। लगातार
सर्च करते रहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिससे मस्तिष्क में आपके नए नए विचार पैदा होते चले जाएं। अगला स्टेप आता है इसके अंदर, आंकड़ों का समावेश एवं प्रारूप लिखना। अब आपको जब लगता है कि आपने सारे आंकड़े और सारी सूचनाएं पूर्ण रूप से संग्रहित कर ली हैं, तो संग्रहित करने के बाद अब अगला नंबर है किसका, आपको अपने प्रस्तुतिकरण की प्रारंभिक रूपरेखा को तैयार करना है। और इस तरह से तैयार करोगे जिससे कि जो संग्रहित आंकड़े हैं, यानी कि जो आंकड़े और सूचनाएं आपके द्वारा एकत्रित की गई हैं, उनको उसमें समावेश कर दोगे, उसमें उनको शामिल करके अपने प्रस्तुतिकरण की प्रारंभिक रूपरेखाओं को तैयार करोगे। जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला भाग आता है इसके अंदर प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, ये मुख्य पहलू रहता है और इसमें श्रोताओं को ध्यान खींचना, प्रस्तुतिकरण की दिशा एवं उद्देश्य का निर्धारण तथा कार्यसूची का निर्धारण करना होता है। तो जो प्रस्तावना है ये बिल्कुल इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, और इस प्रस्तावना में आपका मुख्य जो कार्य होता है वो क्या है कि किस तरह से आप श्रोताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचना है, आपको प्रस्तुतिकरण को किस तरह से दिशा आगे देनी है, कौन कौन से उद्देश्य हैं जिनको आपको पूर्ण करना है अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, और कार्यसूची का निर्धारण, ये इसका मेन पर्पस रहता है प्रस्तावना का। मर्फी और थॉमस ने इनको PAL का नाम दिया है। अब क्या मतलब है PAL का, तो सबसे पहले आता है इसके अंदर P यानी कि पोर्च, यानी कि ड्योढ़ी। जैसे ड्योढ़ी का मतलब दहलीज से होता है, आपके घर में, हर किसी घर में दहलीज होती है, और उस दहलीज में से प्रवेश कर कर ही आप मकान के अंदर प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार से जब आप अपने प्रारंभिक कथन को प्रस्तुत करेंगे तो उस प्रारंभिक कथन को ड्योढ़ी का नाम दिया गया, P यानी कि पोर्च, यानी कि वो कथन जिससे आप अपने प्रस्तुतिकरण को शुरू करेंगे, उसे पोर्च यानी कि ड्योढ़ी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना का प्रथम भाग हो गया। दूसरा भाग है इसका उद्देश्य, यानी कि एम, ए फॉर एम। PAL की बात कर रहे हैं तो P तो हो गया पोर्च, A हो गया एम का मतलब उद्देश्य। दूसरा भाग है प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य स्पष्ट करना, यानी कि जो आपके श्रोता हैं उनके सामने आप बताओगे कि आप प्रस्तुतिकरण के लिए वहाँ प्रस्तुत क्यों हुए हैं, आपका उद्देश्य क्या है प्रस्तुतिकरण का। इस भाग में जो आपकी प्रस्तुतिकरण की भावना है उससे श्रोताओं को अवगत कराना जरूरी होता है। और तीसरा भाग आता है इसके अंदर L यानी कि लेआउट, जिसे हम कार्यसूची का नाम देते हैं। तो L इज इक्वल टू लेआउट, कार्यसूची, ये अंतिम भाग होता है प्रस्तुतिकरण का, की प्रस्तावना का, इंट्रोडक्टिव पार्ट का लास्ट पार्ट है ये, जैसे लेआउट या एजेंडा कहते हैं। इस भाग में जो श्रोताएं हैं, श्रोताओं को प्रस्तुतिकरण के मुख्य अंशों से क्रमशः परिचित कराना होता है कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप आगे अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे, उसकी प्रमुख अंशों को आपको यहाँ श्रोताओं को बताना होता है, जिसे हम प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना के बाद आता है इसका दूसरा भाग मूल विषय। एक बार आप प्रस्तावना के बारे में व्याख्यान दे देते हो, उसके बाद आप मूल विषय के अंश या संदेश के मुख्य भाग का वर्णन करते हो। इसमें प्रस्तुतिकरण की जो मूल भावना है, प्रमाणक हैं, आंकड़े हैं, जो इसके केंद्र बिंदु हैं, उनको समाहित किया जाता है, उनके बारे में एक चर्चा की जाती है, यानी कि जो आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट है, जो मूल विषय है, उसके बारे में या उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, वो उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इस मुख्य भाग को प्रस्तुत करने में कम से कम आपको 40% का समय लेना चाहिए। और इसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसके अंदर सारांश एवं निष्कर्ष। ये प्रस्तुतिकरण प्रारूप का वह भाग है जिसमें श्रोताओं को भाषण में कही गई मुख्य मुख्य बातों का स्मरण कराया जाता है, उसे हम सारांश कहते हैं। यानी कि आपने किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन किया, इसको शॉर्ट में आप कंक्लूड करते हो, एक एक्सट्रैक्शन निकालते हो, उसमें से निष्कर्ष निकालते हो, यानी कि आप बताते हो कि आपके प्रस्तुतिकरण में आपने किन किन बातों को समाहित किया है। इसको, इन मुख्य बातों को स्मरण कराया जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ठीक है, चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं। अगला स्टेप है इसके अंदर द्रष्टव्य सामग्री का प्रयोग।
मौखिक प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में प्रारूप तैयार करने के बाद यह निर्धारित करना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण के समय किन किन द्रष्टव्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। अब द्रष्टव्य सामग्री क्या होती है? यह वह सामग्री है जिसके प्रत्यक्ष प्रदर्शन से श्रोताओं को मूल विषय को समझाने में सहायता मिलती है। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के उपकरण, दृश्य चित्र, रेखीय चित्र, इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे प्रेजेंटेशन होती है आपकी ना, पीपीटीज के बेसिस पर आप फॉलो करते हो अपनी प्रेजेंटेशन, तो उसमें आप बहुत सारे उपकरण का प्रयोग करते हो, इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हो। दृश्य चित्र यानी कि जो आपके विजुअल सीन्स होते हैं या जो ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, इनको भी आप प्रदर्शित कर सकते हो, जिन्हें हम द्रष्टव्य सामग्री के नाम से जानते हैं। क्या होता है, जब आप द्रष्टव्य सामग्री का प्रयोग करते हो तो इससे जो आपके श्रोताएं हैं उनको आपके मूल विषय को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगला है इसके अंदर 7वां और अंतिम बिंदु, पूर्वाभ्यास। ये लास्ट स्टेप है। प्रस्तुतिकरण के पूर्वाभ्यास का उद्देश्य प्रस्तुतिकरण के समय आत्मविश्वास बढ़ाना तथा विषय सामग्री को भली भांति याद करना है। यानी कि जब आप प्रस्तुतिकरण देने जा रहे हो तो रूपरेखा आपने तैयार कर लिया, पूरी हर एक चीज़ आपके पास प्रॉपर्ली तैयार है। अब आपको प्रस्तुतिकरण से पहले अभ्यास करना है। ये देखना है कि जब आप एक्चुअल में प्रेजेंटेशन दे रहे होगे तो आपके सामने वातावरण कैसा रहेगा और आप किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे होगे। ऐसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो विषय सामग्री आपको प्रस्तुत करनी है वो आपको भली भांति याद भी रह पाती है। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हो, एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो जब आप एक्चुअल में आप अपनी प्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहे होते हो। कम से कम 3 बार आपको पूर्वाभ्यास अवश्य ही किया जाना चाहिए। और ऐसी कल्पना करिए जब आप रिहर्सल कर रहे हो कि आपके सामने श्रोतागण मौजूद हैं। ये आपको कल्पना करनी होगी, इमेजिनेशन करना होगा। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ना तो बहुत बड़े वाक्यों का प्रयोग करना है और ना ही अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करना है। केवल एक बिंदु का अभ्यास करना चाहिए और यह निश्चित करिए आप कि उनमें किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। और उसके साथ साथ आप ये भी सोच के चलिए कि जो प्रस्तुतिकरण आपके द्वारा दिया जा रहा है उसमें कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो आपके श्रोताओं द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर के लिए भी आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखना है और जब आपका समय जो निर्धारित समय है पूर्ण हो जाए तो उसके पूर्ण होते ही अपने प्रस्तुतिकरण को आपको रोक देना है। ठीक है, तो ये रिहर्सल बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से प्रस्तुतिकरण के आपके सारे के सारे स्टेप्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अच्छा एक पॉइंट और है कि इसके अंदर वो और डिस्कस कर लेते हैं। जब आप प्रस्तुतिकरण का नियोजन करते हैं तो समय सीमा का ध्यान तो रखते ही रखते हैं। इसके लिए समय को लुडलो तथा पेरेनिन के द्वारा एक प्रॉपर वे में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो प्रस्तुतिकरण का परिचय, उद्देश्य एवं कारण समय सीमा का कारण जो है उसे समय सीमा का 10% होना चाहिए। जब आप मुख्य विषय का परिचय दे रहे हैं तो वो समय सीमा के 20% तक होना चाहिए। मुख्य विषय उस पर आपको समय सीमा का 40% खर्च करना चाहिए। मुख्य बिंदुओं का एकत्रीकरण जब आप कर रहे हो तब उसका समय सीमांकन 20% निर्धारित किया गया है। और जब आप सारांश एवं निष्कर्ष दे रहे हैं अपने प्रस्तुतिकरण का तो उसको समय सीमा का 10% खर्च किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।